गिरिभट्ट जी, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर शशि शेखर सिंह और हॉल में जो उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। और मैं आभार हूँ कि इस मंच पर आपने मुझे बुलाया है और ये मौका दिया है। विषय जो दिया गया है वो पर्यावरण के ऊपर है। कई साल पहले प्रोफेसर रामचंद्र गुहा ने बोला था कि पश्चिमी देशों के पर्यावरणवाद और हमारे देश के पर्यावरणवाद में एक बहुत बड़ा तफरका है। वहाँ जो होता है उसको कहते हैं फुल स्टमक एनवायरमेंटलिज्म, भरपेट पर्यावरणवाद, क्योंकि वहाँ पर्यावरण पर आधारित लोग नाम मात्र ही हैं। वहाँ आपको कई एकड़ जंगल मिलेंगे, खेत मिलेंगे, बहुत कम किसान, कोई आदिवासी नहीं जो है उनको रिजर्वेशन में रखा गया है। तो वहाँ पर एक पर्यावरणवाद एक तरह का होता है। हमारे देश में है बहुत बड़े तादाद में, जिसको प्रोफेसर माधव गाडगिल ने बोला इकोसिस्टम पीपल, जो लोग इकोसिस्टम पर्यावरण तंत्र पर अपने आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे प्राथमिक उत्पादक। और प्राथमिक उत्पादक का मतलब जो किसान हैं, जो वन निवासी हैं, आदिवासी और वन निवासी हैं, जो मछुआरे हैं, जो घुमंतु पशुपालक चरवाहे हैं, ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और आज भी इनकी संख्या कुछ कम नहीं है। लगभग 14.5 करोड़ सीमांत और छोटे किसान हैं, 14.5 करोड़ खेत मजदूर हैं, 27.5 करोड़ आदिवासी और वन निवासी हैं, 2.8 करोड़ मछुआरे हैं, 1.3 करोड़ घुमंतु पशुपालक हैं और 1.7 करोड़ शिल्पी हैं जो लकड़ी, मिट्टी जैसे प्राकृतिक चीज़ों से काम करते हैं। कुल मिलाकर 60 करोड़ हमारे देश के आधी आबादी। और इनके बीच में ही है 6 करोड़ जो सीजनल माइग्रेंट्स जो कहते हैं, जो गांव और शहर के बीच में पलायन करते रहते हैं, कुछ महीने गांव में, कुछ महीने शहर में। वो भी इसी प्रकृति आधारित समुदाय से आते हैं। जब हम कहते हैं प्रकृति आधारित समुदाय, समुदाय का मतलब ये नहीं कि सब उसके अंदर सब एक जैसे हैं, नहीं, वहाँ भी वर्ग विभाजन है, जाति है, वो सब है। लेकिन उनका जो एकता आती है वो इस बात से कि प्रकृति और प्रकृति के रख रखाव से ही उनके आजीविका चलती है और उनको रोज सरकार और कॉर्पोरेट्स का हमला फेस करना पड़ता है अपनी आजीविका के लिए। इससे उनकी एकता बनती है। तो इस स्थिति में जो आज प्राथमिक उत्पादक पहुंच गए हैं वो ये है कि एक तरफ उन पर उनका संसाधन खींचने के लिए हमला होता है। सरकार कॉर्पोरेट्स को देने के लिए जल, जंगल, जमीन खींचते रहते हैं। आप सुने होंगे हिमालय में 4 धाम परियोजना, खेतों और खलिहानों के अंदर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो जंगली इलाका है, वन एरियाज हैं, उसके अंदर माइनिंग, रेलवे लाइन, जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सभी तटीय इलाकों में सागरमाला प्रोजेक्ट, नए नए पोत बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। द्वीपों को भी नहीं छोड़ा। लक्षद्वीप में टूरिज्म का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अंडमान्स में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल टाउनशिप हांगकांग बनाने जा रहे हैं, निकोबार में। तो इस तरीके का एक प्रहार चल रहा है और हर जगह लोग अपने अपने दायरे में जिस तरह वो कर सकते हैं वो प्रतिरोध कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं इसके खिलाफ। दूसरा बहुत बड़ा संकट है कि बाजार में दाम नहीं मिलता। किसान को फसल के लिए दाम नहीं मिलता, मछुआरे को मछली के लिए दाम नहीं मिलता। और तीसरा है उत्पादन
कम होती जा रही है, उत्पादकता भी कम होती जा रही है। इसके बावजूद खेती में जितना भी आप रासायनिक खाद वगैरह डाल रहे हैं, तो भी उत्पादकता कम होती जा रही है। जैसे जमीन पर अकाल पड़ती है, वैसे ही समुद्र में भी अकाल है। मछुआरों को मछली नहीं मिल रहा, मछली नहीं है कह रहे हैं। इस स्थिति में हम कैसे आगे, इस पर एक नजरिया डालें तो हमारा जो अर्थशास्त्र में जो ज्ञान जिस ज्ञान के जरिए हमने विकास करने की कोशिश की, उसको हमें समझने की जरूरत है। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद अर्थशास्त्र में कुछ बुनियादी आइडियाज थे, जिसमें एक था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अर्थव्यवस्था का ढांचागत एक परिवर्तन हो सकता है कि सारे अर्थव्यवस्था को कम उत्पादकता, श्रम आधारित कार्यों से हटकर पूंजी पर आधारित ज्यादा उत्पादकता और दक्षता आधारित कार्यों पर जाने की जरूरत है। और आर्थर लुइस करके जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक लुइस पाथ के बारे में बोला था कि फ्रॉम ट्रेडिशनल लेबर बेस्ड एग्रीकल्चर टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर, खेती के अंदर भी हमें आधुनिकीकरण लाने की जरूरत है। इससे किसानों की संख्या घटेगी और जो किसान खेत से निकलेंगे उनकी जगह मशीन आ जाएगी, और इसी जरिए जो खेती है और गैर खेती है वहां के आय एक सम पास आ जाएंगे, और जितने खेती का जीडीपी में प्रतिशत है और जितने लोग खेती में लिप्त हैं उसकी संख्या घटकर 2 से 3% तक कम होता जाएगा। इसको इकोनॉमिस्ट ने वर्ल्ड विदाउट एग्रीकल्चर के बोले थे। तो ये सब इस तरह के थियरीज तो यूनिवर्सल माने जाते थे कि हर देश में ये चल सकता है, और इसी को चलाते हुए हमने भी हरित क्रांति शुरू किया था। 2007 में स्टडीज से ये पाया गया कि 46 देश हैं जो लुइस पाथ में पहुंच गए, जो लुइस पाथ का जिक्र मैंने किया था, जो 29% ग्लोबल पॉपुलेशन का, और वो सारे थे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, जो ओईसीडी कंट्रीज और भूतपूर्व साम्यवादी देश, वो लुइस पाथ में थे। 29 देश, ज्यादातर दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में, जो पॉपुलेशन के 55% थे, वो लुइस पाथ में नहीं, लुइस ट्रैक, लुइस फंदा में फंसे थे, जिसमें खेती और गैर खेती का जो श्रमिक का आय है वो बढ़ता जा रहा है, और खेती में श्रमिक बढ़ते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं तुलना में जो गैर खेती में वर्कर्स हैं। ये पश्चिमी यूरोप के देश इस लुइस पाथ में कैसे पहुंच गए? उसका मूल कारण था एबंडेंस ऑफ लैंड। जमीन इतना ज्यादा था, और जमीन ऐसा ज्यादा नहीं हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर वो खेती करना शुरू किए। खेती और जमीन से लोग हट गए, और वो कुछ ऐतिहासिक कारण से 1850 और 1914 के बीच में लगभग 4 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका में पलायन करके चले गए, वहां रहने के लिए, वहां खेती करने के लिए चले गए। 2 महायुद्ध हुए, हिटलर का हॉलोकॉस्ट हुआ, जिसमें करोड़ों किसान मारे गए थे। कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी थी, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस टाइम में हुआ, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत कम था, और सस्ता तेल और सस्ता रासायनिक उत्पाद, जिसने एग्रीकल्चर लेबर को रिप्लेस किया, और पूरा सरकार के समर्थन से केमिकल एग्रीकल्चर, फसलों के लिए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म और सस्ता ऋण, ये सब दिया गया था। इन सब के कॉम्बिनेशन से वो देश लुइस पाथ पर चले गए, और जो देश हमारे देश जैसे जो लुइस ट्रैक में पड़ गए, वहां पर इस तरह के कोई ऐतिहासिक कारण नहीं थे जिससे लोग बाहर निकले थे खेती से, या तो लोग जमीन, जल जंगल जमीन पर ही निर्भर थे। तो इसलिए यहाँ बावजूद सरकार के इतना ज्यादा निवेश सिंचाई पे, खाद पे, हाई यील्डिंग वैरायटीज पे, पर हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी हुई, ओईसीडी के मुकाबले बढ़ोतरी हुई,
फिर भी जब पर फार्मर, प्रति किसान भूमि का अवेलेबिलिटी 2 से 3 हेक्टेयर या उससे नीचे हो गया तो ये सारे देश लुईस फंदा में पड़ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो अप्रोच खेती और पर्यावरण आधारित जो बाकी प्रोफेशंस हैं, जो अप्रोच उन देशों में अपनाया वो हमारे देश में हम अपना नहीं सकते। हमें नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। और जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था हमारे देश में जो हुआ वो उसका विपरीत हुआ। यहाँ औद्योगिकरण उस तरह से नहीं हुआ। उद्योग कुछ बने लेकिन असंगठित क्षेत्र बढ़ गया, जहां पर जो मजदूर को आय मिलता है, जो सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, वो ना के बराबर होता है। एक बहुत छोटा एक संगठित क्षेत्र और एक बहुत बड़ा एक असंगठित क्षेत्र। इसको अर्थशास्त्र में परवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे एक समय में हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम पर्यावरण को बचा कैसे सकते हैं, पर्यावरण पर आधारित लोगों को बचा कैसे सकते हैं। अभी हमें यह समझना होगा कि पूंजीवाद का दृष्टिकोण जो जल जंगल जमीन के प्रति है और उस पर आधारित जो लोग रहते हैं, वो दृष्टिकोण में बुनियादी तफर्क है। पूंजीवाद का दृष्टिकोण यह है कि ये सब कच्चा माल है, इनमें से मुनाफा कमाना है। जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट भी इसके अंदर डालना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसके लिए ये सब एक्सटर्नैलिटी है। पर्यावरण एक एक्सटर्नैलिटी है, वो फ्री में पड़ा है, उसको ले सकते हैं। जो हम वेस्ट पैदा करते हैं उसमें डाल सकते हैं, उसके आगे वो सोच नहीं सकते। लेकिन असलियत में ये कोई फ्री नहीं है। पर्यावरण, जल जंगल जमीन जितना उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको दोबारा बनाने में भी हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लेकिन एक पूंजीवादी तौर तरीके में जब तक उसमें मुनाफा नहीं मिलता, पर्यावरण को दोबारा बनाएंगे नहीं। तो ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन जो मछुआरे हैं, जो किसान हैं, जब तक साफ पानी नहीं मिलता, मछली नहीं मिलता। तो इसलिए पानी के रखवाले मछुआरे हैं। जब तक जमीन की उर्वरता बची नहीं रहती, जब तक उसमें जैव विविधता नहीं रहती, उत्पादन नहीं होगा। इसलिए उसके रख रखाव का जो मालिक है वो किसान ही है। जंगलों का रख रखाव वही आदिवासी करेंगे जो उससे जलाव लकड़ी और अलग तरह तरह के जो फॉरेस्ट फूड कहते हैं, तेंदुपत्ता वगैरह इकट्ठा करते हैं, वही उसका रख रखाव करते हैं। तो इन सेक्शंस को साथ लेते हुए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज हैं, एक पूंजीवाद का वर्ल्ड व्यू और जो ये प्रकृति आधारित समुदायों का जो वर्ल्ड व्यू है, इसको तफरका को समझते हुए हम ये महसूस करते हैं कि हमें ये पूंजीवाद के विकल्प में मॉडल्स की जरूरत है। जिस विकास का मॉडल जो असल में पूंजीवादी विकास का मॉडल है, इसके विकल्प में हमें मॉडल्स की जरूरत है। और वो मॉडल्स एक्चुअली जमीन में है, जो ये लोग अभी कर रहे हैं, जो हमारे मछुआरे पशुपालक जो कर रहे हैं, जिस तरह वो रिसोर्सेस को देख रेख करते हुए मैनेज कर रहे हैं, उसी में निहित है। उसमें हजारों मॉडल आपको मिलेंगे, हजारों विकल्प आपको मिलेंगे। लेकिन अगर इन विकल्पों को आपको मेन स्ट्रीम में लाना होगा और पूंजीवाद का मुकाबला करना होगा, तो फिर राजनीतिक आंदोलन ही एकमात्र तरीका हो सकता है। जो प्रकृति आधारित समुदाय है, जो प्राथमिक उत्पादक है, उनको राजनीतिक आंदोलन में उतरना ही पड़ेगा। और इसी दृष्टिकोण से हमने ये अभियान शुरू किया, प्रकृति एवं जन रक्षा अभियान, कैंपेन टू डिफेंड नेचर एंड पीपल, जो हमने इंडियन कम्युनिटी एक्टिविस्ट नेटवर्क के एक पहल के रूप में शुरू किया था। पहले हमारे अलग अलग ग्रुप थे, मछुआरों का ग्रुप था, आदिवासियों का, वन निवासियों का ग्रुप था, किसानों का ग्रुप था। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया कि नहीं, दुश्मन तो एक ही है, एक ही प्रणाली, एक ही सिस्टम हमारे दुश्मन है।
इसके खिलाफ अगर हमें एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कोई ऑल्टरनेटिव रखना है, तो हमें एकजुट होना है। तो इसलिए ये कैंपेन हमने शुरू किया और काफ़ी चर्चा बहस के बाद एक बेस पेपर हमने तैयार किया कि हम किस लिए खड़े हैं, क्यों इस सिचुएशन में हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और पिछले महीने हमने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया पुणे में, जिसमें एक्टिविस्ट जो इन अलग अलग तबकों के साथ काम करते हैं वो जुड़े थे। तो इसका फोकस क्या है? इस कैंपेन का फोकस है प्रकृति और प्रकृति आधारित प्राथमिक उत्पादकों को बचाना, प्राथमिक उत्पादकों को ऑर्गेनाइज करना उनके अपने ही लीडरशिप से, और जो अर्बन इंटेलिजेंशिया है, हमारे जैसे लोग हैं, इसको सपोर्ट करेंगे। और ये कैंपेन जो इकोसिस्टम प्रक्रियाएं हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको आदर करेगा। ये मानव केंद्रित नहीं है, दिस इज इकोसिस्टम प्रोसेस सेंटर। और सरकार के वो नीतियां जो प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन के रूप में शोषण करने के लिए जो दृष्टिकोण है, ऐसे नीतियों को चुनौती देना है। हम मानते हैं कि इन प्रकृति आधारित समुदायों के अंदर भी कहीं कहीं ये भी पाया जाता है कि प्रकृति का नुकसान होता है, ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जिससे प्रकृति का नुकसान होता है, श्रम का शोषण होता है, अलग अलग सेक्टर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके अंदर भी होता है, बड़े मछुआरे, छोटे मछुआरे, बड़े किसान, छोटे किसान, किसान और घुमंतु पशुपालक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि ये सब उसी प्रणाली से पैदा होता है, उसी प्रणाली जो मुनाफे को सबसे ऊपर रखता है, उसी से लोग सीखते हैं और उसी से ऐसे कुछ विकृत व्यवहार पैदा हो जाते हैं जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है। तो कैंपेन विकल्प के लिए क्या करेगा? जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनके जो विकल्प हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो भी चाहिए वो हम करेंगे। उनके आपस में आदान प्रदान, एक्सचेंजेस, ज्ञान का, अपने अनुभव का, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उनको जो नॉलेज और कॉन्टैक्ट्स चाहिए ज्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। और जो नीति निर्माता है उनके साथ डायलॉग भी रखेंगे। तो हमारा घोषणा ये है कि जो प्राथमिक उत्पादक का जो जिसको कहते हैं यूसुफ्रक राइट्स, ये राज्य कभी छीन नहीं सकता। उनको ही ये अधिकार होना चाहिए, उनके संस्थानों के जरिए, उनके स्वशासन संस्थानों के जरिए प्राकृतिक संसाधन को कैसे प्रबंधन करें वो उनके अधिकार ही होना चाहिए, और इस अधिकार का आदर करने की जरूरत है। और इसका बुनियादी जो संकल्प है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम बेस्ड ह्यूमन राइट्स। मतलब मानव अधिकार पर सिर्फ अगर हम एम्फसाइज करेंगे तो उसमें पर्यावरण छूट जाएगा। अगर हम पर्यावरण पर सिर्फ एम्फसाइज करेंगे मानव अधिकार छूट जाएगा। जैसे आप सुनते हैं कि कितने सैंक्चुरीज, पार्क्स, नेशनल पार्क्स वगैरह बने जा रहे हैं, वहां से आदिवासियों को बेदखल करते हुए, पर्यावरण बचाने के लिए लेकिन लोगों को बेदखल करते हुए। दोनों को संतुलन में लाके आगे ले जाना होगा। तो उसके कई बिंदु हैं: सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, वेलफेयर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, जेंडर जस्टिस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो इन सब को मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ अधिकार अधिकार बोलकर हिमायत करने से काम नहीं चलता, ये हम सीखे हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है उसमें यह है कि राज्य क्या नहीं कर सकता, इसको डिफाइन किया जाता है कि अपना लिबर्टी, सिटीजन का लिबर्टी राज्य छीन नहीं सकता। लेकिन जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स है, जिसमें ये इकोसिस्टम बेस्ड ह्यूमन राइट्स आता है, उसमें यह है कि राज्य की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन की जरूरत है। और वो पॉजिटिव एक्शन अगर हमें लाना है तो वो राजनीतिक आंदोलन से ही हो सकता है। और इन राजनीतिक आंदोलनों के जरिए हमें प्रकृति और प्रकृति आधारित समुदायों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस लाने की जरूरत है। नए नए इंस्टीट्यूशंस जिससे ये अधिकार वास्तव में इम्प्लीमेंट हो, और
गवर्नमेंट का राइट्स होल्डर्स के प्रति जवाबदेही एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, इन सब की ज़रूरत है और ये सब राजनीतिक आंदोलन के जरिए ही हो सकता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि जैसे राइट टू वर्क NGNREGA हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, ये सब अधिकार पर आधारित हैं, लेकिन एक आंदोलन उसके पीछे सशक्त इतना नहीं बना और इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बहुत कमियां देखते हैं। तो अंत में ये जो इकोसिस्टम बेस्ड ह्यूमन राइट्स के आधार पर जो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, ये है एक तब्दीली की राजनीति, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स। अभी जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उनको चुनौती देने के लिए और हमें उत्पादन, वितरण, विनिमय का जो सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है जो अभी चल रहा है, उसको चैलेंज करते हुए एक इक्विटेबल, समतावादी एक दुनिया जो पर्यावरण के साथ संतुलन में रहता है, उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन है कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी इस पर थोड़ा गौर करें, इस पर सोचें कि कैसे इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपने इस साझा विरासत को बचा सकते हैं